वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं, बाइडन मैं बाइडन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा यूएस के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन के बारे में, और उनके आने से क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, या ऐसे आप न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं ऐसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करेंगे, और आपका ईरान न्यूक्लियर डील और दुनिया भर के हैं आपके जो भी इमिग्रेंट्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन कोई इसकी प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन नहीं दे रहा कि मतलब उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, और आगे ये कैसे मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ना कि इंडिया पे ना कि अदर कंट्रीज़ पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग इस बारे में ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम समझेंगे एक्चुअल में ईरान न्यूक्लियर डील है क्या। उसको समझने से पहले हमको समझेंगे कि न्यूक्लियर डील क्या होती है, न्यूक्लियर पावर क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी न्यूक्लियर वेपन हुआ या न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, उसको बनाने के लिए हमको मेजर सोर्स है वो है यूरेनियम। बिना यूरेनियम के हम लोग न्यूक्लियर पावर नहीं बना सकते, ठीक है। जिस तरह से हम लोग को तिजोरी खोलने के लिए चाबी चाहिए होता है, उसी लिए हमको न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए होता है। अब यूरेनियम एनरिच कंट्री जो हैं वो हैं आपकी यूएस, यूके, जर्मनी, रशिया, आपका ईरान हो गया, मतलब मेजर एनरिच कंट्रीज़ हैं, और कुछ हद तक इंडिया भी हो गया। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये यूरेनियम बनाती हैं, मतलब यूरेनियम इनके पास पाए जाते हैं। लेकिन हमको एकदम प्योर फॉर्म में तो यूरेनियम मिलता नहीं है, चाहे वो आयरन हो, एल्युमिनियम हो, ये सब को ओर फॉर्म में मिलता है। तो हमको ओर में से छान के उसको निकालना पड़ता है यूरेनियम को। तो अगर हमारे पास यूरेनियम है तो हम उसका अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसका न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। आप इसको इस बात से समझिए कि जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा के ऊपर बम दागा था, मतलब जब गिराया था न्यूक्लियर वेपन, तो इतनी खतरनाक तबाही हुई थी, 1.5 लाख के लोग आसपास लोग मर गए थे। और आज भी वहाँ पे अगर कोई पैदा होता है तो मैक्सिमम लोग अपंग पैदा हो रहे हैं, लूले लंगड़े पैदा होते हैं, मतलब बहुत ही हैंडीकैप्ड होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे कैंसर का रेट ज़्यादा है, ज़्यादा क्रोनिक डिसीजेज वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इतना खतरनाक तबाही मची थी वहाँ पे, वो आज भी वो मंजर किसी को भूला नहीं होगा जिसने भी उसको देखा होगा अपनी आंखों से। तो देखिए, ये बहुत ही खतरनाक है, ये न्यूक्लियर वेपन है। हमारे इंडिया के पास भी है, लेकिन इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की है, लेकिन उसने ये बोल रखा है कि हम जब तक कोई हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा तब तक हम उसको रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये तो खैर बात की बात है। अब हमको चाहिए यूरेनियम। अब यूरेनियम जो है, अगर हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ करना है तो हमको यूरेनियम का जो ओर होता है उसको सिर्फ उतने मात्रा में, अगर हम उसका 3.67% उसको हम लोग छान लें, रिफाइन करके जो हमको यूरेनियम मिलता है, उस यूरेनियम से हम आराम से न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन होते हैं, इसको बनाने के लिए क्या होगा, जो 3.67 तक हम परसेंट से हमने उसको छान लिया, अब जो हमको कच्चा मिला, मतलब जो हमको लो रिएक्टिव यूरेनियम मिला, उसको भी अगर हम लोग 90% और प्यूरिफाई करें, छानें, तो हमको एकदम प्योर फॉर्म में यूरेनियम मिलेगा। और 25 किलो के आसपास अगर हमको यूरेनियम मिल गया तो मतलब हम एक न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। तो यही था मेन कॉन्सेप्ट एक न्यूक्लियर वेपन बनाने का। अब 2015 में बराक ओबामा सर आए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा ये एक ट्रीटी साइन किया था सारी कंट्रीज़ में, उसमें जर्मनी, यूके, आपका ईरान वगैरह सब कोई थे। उन्होंने संधि साइन की कि भैया हम 3.67% तक हम यूरेनियम को प्यूरिफाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम 90% तक प्यूरिफाई नहीं करेंगे। और ये उन्होंने 10-15 साल का एग्रीमेंट लिया था, मतलब 2030 तक उन्होंने बचा लिया था कंट्रीज़ को कि भैया 2015 तक कोई भी इसमें यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए उसको यूज़ ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ 3.67 तक प्यूरिफाई करेंगे। वहाँ से तो न्यूक्लियर वेपन बन ही नहीं पाएगा भैया। वहाँ से न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में जो सिविल सर्विसेज के लिए यूज़ होते हैं, वहाँ पे काम होगा, वो तो अच्छे काम के लिए होता है। तो ये तो एक अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया था। लेकिन जैसे ही ट्रम्प साहब आए, उन्होंने ये इससे बैकआउट कर लिया, यूएस को उन्होंने बैकआउट कर लिया, नहीं हम इसको ये बेकार सा है डील, हम इसको नहीं मानते हैं। तो भैया वो बैकआउट हो गया। तो यहाँ ईरान के भी स्टेटमेंट एक से एक आने लगे कि भैया हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। ट्रम्प साहब को लगा कि भाई साहब हम तो महाशक्ति हैं, क्या ये न्यूक्लियर वेपन पर करें, कुछ अगर ईरान कुछ करेगा कल को बड़का तो हम भी ठोक देंगे इनको। न्यूक्लियर वेपन जैसे जापान को ठोका था, हम भी ठोक देंगे, इनको ठोक देंगे। अब ईरान दावा कर रहा है खड़े खड़े, हम बना देंगे न्यूक्लियर वेपन, और पता नहीं प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन वो बना सकते हैं भाई। जिसके पास यूरेनियम है वो तो बड़े आराम से बना लेगा न्यूक्लियर वेपन। तो भैया, तो अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई, ईरान भी कभी कभी वो स्टेटमेंट देता है, उधर से ट्रम्प बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो हम रिटेलिएट करेंगे या हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे।
अब उससे इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि इंडिया को जो ऑयल मिलता था, अब यूएस ने तो सीधा कह दिया कि जो जो ईरान से समझौता करेगा ससुरा तेरे को भी कूट के मारेंगे पटक के बिना जीएसटी के। तो ससुरा अब इसमें ईरान फंस गया इंडिया कि भैया हमको सऊदी अरब से तेल मिलता है, इराक से ईरान से लेते हैं, लेकिन ईरान से तेल है हमको बहुत सस्ता मिलता है, क्रूड ऑयल हमको बहुत सस्ता मिलता है, तो हमारा ईरान से एक तरह से अच्छा पार्टनरशिपिंग हो सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, यूएस के दबाव के चलते हम ईरान से तेल खरीद नहीं पाए थे। अब ये बाइडन साहब के टाइम में आने से वो वापस से इसको रिन्यू करेंगे। बाइडन साहब वापस इसको चाहेंगे कि 2031 या 15 साल 10-15 साल का जो एग्रीमेंट है इसको वापस लाया जाए। उससे ये फायदा होगा कि जैसे ही वो एग्रीमेंट को इसमें पास करेंगे तो ईरान भी इसमें वापस इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि यूएस अभी बैकआउट कर लिया था ट्रम्प साहब के टाइम पे कि भैया हम इस डील को नहीं मानते हैं। अब ये ट्रम्प आखिर जो बाइडन साहब है ये ओबामा के ही तो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये भी तो उसी पार्टी के हैं, इनकी विचारधारा भी वही है जो बराक ओबामा साहब की थी। तो ये वापस से आके इसको रिन्यू करेंगे। रिन्यू करने से फायदा क्या होगा, फिर से ट्रीटी साइन होगी। भैया जो भी चीज़ लिखित होती है ना वो सबसे खतरनाक होती है। हम कल लोग कह दें कि भैया व्हाइट हाउस मेरा है तो कोई लोग मान लेगा कि भैया व्हाइट हाउस तुम्हारा है। भैया जब तक वो लिख के हमको देंगे नहीं कि भैया ये व्हाइट हाउस आज से तुम्हारा है, तब तक कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे एग्रीमेंट में वापस से ये एग्रीमेंट होगा कि हालांकि अभी तक इस एग्रीमेंट को बनाया गया है, बनाए रखा गया है, क्योंकि जो भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी जैसे कि चाइना, जर्मनी, यूके, यूएस, जो भी था, एक्चुअल में मेरे को भी याद नहीं है, वो सारी कंट्रीज अभी इसमें हैं। बस यूएस बैकआउट कर लिया था ट्रम्प साहब के टाइम पे, पर अब बाइडन साहब आए हैं तो वापस वो ये इस चीज़ को रिन्यू करेंगे जो बराक ओबामा सर के टाइम पे इसको बनाया गया था। तो बाइडन साहब के आने से ये एक प्लस पॉइंट रहता है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जंग कभी किसी का भला नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ नुकसान करती है। तू ही अर्जुन, तू ही कृष्णा, तुझको ही रचनी है तेरी महाभारत। तो दोस्तों मुझे तो ऐसा ही मानना है कि जो बाइडन साहब आएँ और इस एग्रीमेंट को वापस से रिन्यू करें, इसमें सबका फ़ायदा है। और दूसरा बात, उनके आने से ये प्लस पॉइंट रहे कि हमारा और ईरान का समझौता, जो ऑयल का जो समझौता है वो आसानी से हो सकता है, तो हम ईरान से सस्ते तेल में खरीद सकते हैं, तेल वगैरह खरीद सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर ये एग्रीमेंट साइन रिन्यू होता है तो उससे ईरान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और 10 से 15 साल के तक तो ये खतरा टल ही जाएगा। मतलब 15 साल तो कम से कम एग्रीमेंट का लेता ही है टाइम, 2031 तक का तो था ही। तो इससे क्या होगा कि वो यूरेनियम 3.67 तक ही बना सकेंगे, जिससे कि वो सिविल सर्विसेज में उसका यूज़ कर सकें, ना कि न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह बनाने में। तो होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।